नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज शुरुआत करेंगे दुनिया में मची हुई हलचल से। दुनिया में पहले ही कई मोर्चे, युद्ध तक के मोर्चे खुले हुए थे। एक और अब नया मोर्चा खुल गया है। एशिया में दो परमाणु ताकतों के बीच तनाव बढ़ चुका है। एक है पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो घोषित तौर पर परमाणु ताकत है, और दूसरा है उसका पड़ोसी ईरान, जिसे लेकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को यकीन हो चला है कि वो परमाणु बम बना चुका है, भले ही उसने इसकी घोषणा ना की हो और भले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की लिस्ट में वो अभी शुमार ना हुआ हो। इसे लेकर लगातार कई तरह की राय जाहिर की जाती है। माना जाता है कि परमाणु बम ईरान के पास भी है, लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच ताजा संघर्ष पहले से ही गर्म है। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच अब आग में घी का काम कर रहा है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आज तड़के ईरान की सीमा के अंदर जवाबी हमला किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने अपनी सीमा से लगे ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में खास तौर पर चुने गए ठिकानों पर फौजी हमले किए और दावा किया कि इस हमले में जो आतंकी मारे गए हैं, जो पाकिस्तान से अलगाव का आंदोलन चलाते रहे हैं। इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा और बताया कि हमलों में उसके 9 नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। इधर पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन को मार्गबार सरमाचार का नाम दिया है, जिसका अर्थ है गुरिल्ला लड़ाकों की मौत। पाकिस्तान का दावा है कि उसने ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF को निशाना बनाया। ये दोनों ही गुट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादा क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग को लेकर सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान की शिकायत रही है कि इन दोनों गुटों को ईरान से समर्थन मिलता रहा है। इधर BLF ने एक बयान जारी किया और कहा कि उसका ईरान में कोई ठिकाना नहीं है और पाकिस्तान के हमले में उसका कोई लड़ाका नहीं मारा गया। BLA की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए डावोस गए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ अपने देश के ताजा हालात को देखते हुए अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर देश लौट रहे हैं। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के कार्यवाहक PM ने डावोस में ईरान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी, तस्वीरें खिंचवाई थी। उधर पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी अपनी युगांडा यात्रा के दौरान को बीच में छोड़कर वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। यानी हालात ईरान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण है, इसीलिए तमाम बड़े नेता वापस पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ईरान पर पाकिस्तान का हमला ठीक 1 दिन पहले ईरान की ऐसी ही कार्रवाई के जवाब में था। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया था। कल शाम हमने आपको ये पूरी खबर विस्तार से दिखाई थी। एक बार फिर आपको बताते हैं। शिया बहुल ईरान की हमेशा से ये शिकायत रही है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकवादी संगठनों को शह देता है। ऐसा ही एक आतंकवादी संगठन है जैश अल अदल। इस संगठन ने ईरान की सीमा पुलिस पर बमबारी और अपहरण का दावा किया था। ईरान ने इसी के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। पाकिस्तान इसे बिना उकसावे की कार्रवाई बताते हुए कहता है कि वो इसका जवाब देगा, जो आज सुबह उसने दे दिया, जिसमें 7 लोग ईरान की तरफ मारे गए हैं। एक दूसरे की सीमा के अंदर इन हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के देशों से अपने अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार खालिद महमूद का कहना है कि पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पाकिस्तान का शुरू से ही ये स्टैंस रहा है कि दहशतगर्दी जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसको खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान इस सिलसिले में बेशुमार डोजियर ईरानी गवर्नमेंट को दे चुका है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी मामले को लेके आज सारा दिन से यही बातें कर रहा है कि ईरान जो है वो जब हद से बढ़ गया तो उसके बाद उसने कल 2 दिन पहले जो कुछ किया, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया और मिसाइल हमला किया, तो ये पाकिस्तान के दाखिली जो अमूर है उस पर बहुत बड़ी एक ज़रब लगी इस पे और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए था।
इसी वजह से आज सुबह पाकिस्तान की आर्मी जो है वहाँ जो जिस तरीके से ईरान के अंदर कार्रवाई की गई और दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे, खासतौर पे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो ठिकाने थे उन पे हमले किए गए और उनको तबाह किया गया और उसमें कुछ दहशतगर्दों के हलाक होने की भी इतला मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द जो है, ये ठिकाने जो हैं, ये वही दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जो दहशतगर्दी की सरगर्मी है उसमें मुलव्वस रहे हैं। पाकिस्तान की ये मजबूरी थी कि वो ईरान को जवाब देता है इसका, और जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने सुबह आज जवाब दिया है, ये पाकिस्तान अगर जवाब ना देता तो यकीनी तौर पर, जैसे आप कह रहे थे पहले अभी आपके मेरे मित्र, कि पाकिस्तान के अवाम जो है उसमें एक बहुत बड़ा एक वबाल आ जाता है कि ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। कभी भारत की तरफ से ऐसा होता है और कभी अफगानिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, अगर उनके साथ इसी तरह ताल्लुकात खराब रहे तो पाकिस्तान बगैर जवाब दिए खामोशी से बैठा रहा तो फिर पाकिस्तान की बदनामी ना सिर्फ पाकिस्तान के बैरूनी दोस्तों में होगी बल्कि अंदरूनी तौर पे भी ये होगा। और इससे पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक जो है इस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने पे जो है उसकी उम्मीद थी। लेकिन अब पाकिस्तान इससे बच गया है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुकाम पे पहुंच गया है कि अब पाकिस्तान जवाब देता है और देता रहेगा आइंदा भी। तो आप सुन रहे थे पाकिस्तान के पत्रकार को। दरअसल पाकिस्तान और ईरान दोनों ही एक दूसरे के अंदर से सक्रिय आतंकी गुटों की हरकतों से परेशान हैं और एक दूसरे को इन आतंकियों को पनाह देने का जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे पाकिस्तान ने ईरान में सक्रिय 2 गुटों BLA और BLF का जिक्र किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि बलूच लिबरेशन फ्रंट आतंकी समूह है जो ईरान के अंदर से पाक के खिलाफ गतिविधियां चलाता है। उसका आरोप है कि इसे ईरान की सक्रिय मदद मिलती है। इस संगठन की स्थापना 1964 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में जुम्मा खान नाम के एक शख्स ने की थी। 1968 से 1973 के बीच सिस्तान और बलूचिस्तान के विद्रोह में इसकी बहुत अहम भूमिका थी। 1973 से 1977 के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान विद्रोह में इसकी बड़ी भूमिका रही। 2003 में अल्लाह नज़र बलोच ने इसकी कमान संभाली और यह संगठन और मजबूत होता चला गया। यह संगठन पाकिस्तान के कई नागरिकों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और सेना के अधिकारियों पर हमले की जिम्मेदारी ले चुका है। उधर BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को भी पाकिस्तान ईरान का उग्रवादी संगठन बताता है। 2002 में उसने पाकिस्तानी अधिकारियों पर बमबारी का दावा किया था। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक संघर्ष का ऐलान BLA ने किया। यह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का अभियान चलाता है। इसे पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। यह पाकिस्तानी सेना, वहां के नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाता आया है। ईरान पाक की इस तनातनी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का भी आज बयान आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज पाकिस्तान के ईरान पर किए हमले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि कल ईरान द्वारा किए गए हमले पर भारत कह चुका है कि वैसे तो ये ईरान और पाकिस्तान का मामला है, लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, आतंकवाद पर हमारी स्पष्ट नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम देशों द्वारा आत्मरक्षा में उठाए गए कदमों को सही समझते हैं। आज यही सब जवाब उन्होंने संक्षेप में दिया। सुनते हैं। आपका सवाल वही ईरान को लेके था, ईरान पाकिस्तान को लेके था। तो उसमें ये है कि जो हम लोगों ने कहा है कल के हमारे अपने जो प्रेस रिलीज विज्ञप्ति जो निकाली थी, उसमें जो हम लोगों ने कहा है वही हमारा पोजीशन है। उसके आगे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा इस मुद्दे पे। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान और पाकिस्तान अचानक एक दूसरे के खिलाफ क्यों हमलावर हो गए हैं, वो भी एक ऐसे समय जब गाजा और इजराइल की कार्रवाई से पूरा पश्चिमी एशिया पहले से धधका हुआ है। आपको यह मैं बताना जरूरी समझता हूं कि गाजा को लेकर ईरान और पाकिस्तान दोनों का रुख उसके समर्थन में रहा है। दोनों इजराइल के खिलाफ रहे हैं। खासतौर पर ईरान ने क्यों अचानक इस गर्म माहौल के बीच अपने खिलाफ कई मोर्चे इस वक्त खोले हुए हैं। सोमवार को ईरान ने उत्तरी इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान के इरबिल इलाके में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के कथित हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए हमले किए थे और कहा था कि उसने 3 जनवरी को अपने करवान शहर में 2 आत्मघाती बम धमाकों का बदला लिया है।
ईरान का कहना था कि यहां से उसके खिलाफ जासूसी अभियान चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही ईरान ने सीरिया के इदलिब इलाके में अपने खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS के ठिकानों पर हमले किए। ईरान का कहना है कि उसके ऊपर कई आतंकी घटनाओं के लिए इस्लामिक स्टेट ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर अपने खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसका बदला पाकिस्तान की वायुसेना ने आज सुबह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के अंदर BLA और BLF के कथित ठिकानों पर किए हमलों के जरिए लिया है। पाकिस्तान ने पलटवार किया है ईरान पर आज सुबह। इन हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो गई हैं। चीन, जो कि दोनों मुल्कों का दोस्त माना जाता है, ईरान का भी और पाकिस्तान के लिए भी, चीन के लिए स्थिति ज्यादा पसोपेश वाली है। पाकिस्तान चीन का पुराना साथी रहा है, जबकि ईरान के साथ हाल में चीन के संबंध बेहतर हुए हैं और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से इन दिनों में तेल खरीदा है। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ऐसी कार्रवाइयों से बचें जो तनाव को और बढ़ा सकती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर ईरान के मिसाइल हमले की आलोचना की। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी ईरान के हमलों की अमेरिका ने आलोचना की है और कहा कि ईरान ने 3 पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने हालात पर चिंता जताते हुए दोनों ही देशों से संयम बनाए रखने की अपील की है। अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तालिबान ने कहा है कि लंबे युद्धों और अस्थिरता के दौर के बाद इस क्षेत्र में आई नई शांति और स्थिरता को देखते दोनों देश क्षेत्रीय स्थायित्व को मजबूत करने के लिए काम करें और आपसी विवादों को कूटनीतिक रास्तों और बातचीत से हल करें। शांति की बात तालिबान कर रहा है, जो आजकल अफगानिस्तान का शासक है। ईरान और पाकिस्तान के इस तनाव की वजह पर हमें ज्यादा जानकारी दी ईरान में भारत के पूर्व राजदूत दीपांकर श्रीवास्तव ने। मुद्दा इस समय ये है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में इसका मध्य एशिया से कोई संबंध नहीं है। अगर आप देखें तो 1 महीना पहले 15 दिसंबर को पाकिस्तान में बेस जैश अदल ने ईरान के एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया था, जिसमें 15 ईरानी पुलिसमैन मारे गए थे। उसके खिलाफ UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और कहा कि सब राष्ट्रों का ये कर्तव्य है कि वो इस तरह के गिरोहों पे प्रतिबंध लगाएं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इंसिडेंट जो 15 दिसंबर 2023 में हुआ था, ये कोई अकेला ऐसा इवेंट नहीं था। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। आपको याद होगा पुलवामा 2019 में, उसके ठीक एक दिन पहले एक आइडेंटिकल अटैक हुआ था। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जिहादी ने किया था। एक इरानियन बॉर्डर गार्ड की बस थी, उस पे उन्होंने एक अपनी बम विस्फोटक गाड़ी से उसको गाड़ी टकरा दी थी जिसमें बम थे, और उसमें 27 ईरानियन सैनिकों की मृत्यु हुई थी। और जब उसकी छानबीन हुई तो वो जो सुसाइड बॉम्बर था वो पाकिस्तानी नेशनल निकला, एग्जैक्टली वही जो पुलवामा में हुआ था। तो ये तो बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है, और इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो बड़े अचंभे की चीज है कि एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि ये तो अपना भाईचारा दोस्त मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, और उसके साथ ये भी कहता है कि हमारा उनसे कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सेक्टेरियन टेंशंस को यूज किया है बलोच नेशनलिज्म को कर्व करने के लिए, और उसका फॉलआउट है, डोमेस्टिक फॉलआउट तो है कि वहां शिया सुन्नी टेंशंस पाकिस्तान में भी बढ़ गए हैं, और उसका एक्सटर्नल फॉलआउट हुआ है उनके जो संबंध ईरान से हैं।
तो इस भूमिका को देखना बड़ा जरूरी है। तो आप समझ रहे हैं कि पश्चिम एशिया की राजनीति कितना गर्मा गई है। दुनिया के देशों के सामने यह क्या एक नई चुनौती बनने जा रहा है, इस पर हमें ज्यादा जानकारी दी ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमएच सूरतवाला ने। मैं इसका जवाब यूं देना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को ईरान के आज के अटैक को समझना है, जो इसने कुर्दिस्तान में अरबिल यानी इराक में हमला किया है, सीरिया में इदलिब में हमला किया है, और तीसरा यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो उसने हमला किया है, अगर हम लोगों को ये समझना है तो एक्चुअली इसके रूट्स को देखना होगा कि तीनों जगह इसके रूट्स ईरान के एतबार से, और ईरान किस चीज को इसका रूट समझता है। ईरान का ऐसा मानना है कि अगर उसने कुर्दिस्तान पर हमला किया है तो वहां पर जो इसराइली बेस है उस पर हमला किया है उसने, जो उसका वही फ्रंट है जो वेस्ट एशिया के अंदर ईरान एक्चुअली एंटी इसराइल अपने स्टैंड को क्लियर लेता भी है और कहता है कि हम इसराइल के दुश्मन हैं और जो भी इसराइल का दुश्मन है हम उसके साथ है। तो एक उसने इसराइल के ऊपर हमला किया उसके बेस पर। दूसरा, ईरान ने इदलिब पे हमला किया है जहां आइसिस है, दाइश। दाइश के बारे में ईरान का ये मानना है, जो वो हमेशा क्लेम करता है, कि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की बनाई हुई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर वो दाइश को मारता है तो वो अपने असल दुश्मन अमेरिका की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला करता है। थर्ड, बलूचिस्तान के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है और जिसका नाम ले रहा है, जिसको यहाँ पर जैशुल जुल्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जैशुल अदल, वो लोग अपने नाम को इस तरह से बयान करते हैं। यहाँ पर भी ईरान का ये मानना है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान की जमीन तो इस्तेमाल करती है, जो पाकिस्तान की इसके अंदर वो गलती को भी बयान करता है कि गलती है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन को क्यों यहाँ पर अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। लेकिन ईरान का ये मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी फंडेड बाय अमेरिका और वेस्टर्न इंटेलिजेंस है। तो ईरान ये नए फ्रंट को नहीं खोल रहा है, इनका ऐसा कहना है कि हम नए फ्रंट को नहीं खोल रहे हैं, बल्कि उनके जितने भी मोहरे जो इस एरिया में पाए जाते हैं, जो असल हमारा दुश्मन है अमेरिका और इसराइल, हम उनके मोहरों के ऊपर और उनके यहाँ पर जो यूनिट्स हैं अलग अलग सूरतों के अंदर, हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली नया फ्रंट नहीं खुल रहा है, बल्कि वो फ्रंट कि जो वो ईरान से नजदीक करके ईरान को उलझाने के लिए बनाना चाह रहे हैं। ईरान उनको मारकर एक्चुअली एक ही फ्रंट का डिफेंस कर रहा है। तो ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के जो साथी हैं उन संगठनों पर, उन संस्थानों पर, उनके खिलाफ जो आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं उन पर हमले कर रहा है। तो आज ईरान अगर अमेरिका को छेड़ रहा है, वो अमेरिका जो पहले से वेस्ट एशिया में है, इजराइल की लड़ाई को लेकर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, इजराइल और हमास के बीच में, आप समझ सकते हैं आने वाले वक्त में इस मध्य पूर्व एशिया में कितना बड़ा तनाव अब और खड़ा हो सकता है, जिसकी आशंका साफ तौर पर दिखाई देती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर जो आप और हम सबसे जुड़ी हुई है। बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी गई है। या फिर ऐसे छात्र जिसने 12वीं पास कर ली हो तभी उसको दाखिला मिल सकता है। कोचिंग संस्थानों को कहा गया है कि वो भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला ना दें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कोटा, जिसको कि स्टूडेंट कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर कई सारी सुसाइड की खबरें आ रही थी। 50 से ज़्यादा बच्चे जहाँ होंगे उससे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यह भी कंपलसरी कर दिया है एजुकेशन विभाग ने। नियमों का उल्लंघन होगा तो पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में कोचिंग संस्थान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई है। कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में उस फीस को नहीं बढ़ा सकते जिस पर छात्र को दाखिला दिया गया है। इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार के पास। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला कोचिंग वाले नहीं ले पाएंगे और खास तौर पे
ये दाखिला जो है 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जैसे जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, क्लैट जैसे या प्रतियोगिता जो परीक्षा वाले एग्ज़ाम हैं, उन कोचिंग संस्थानों पर ये लागू होने वाला है। और इसमें सीधे तौर पे दलील दी गई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं और साथ में कोचिंग सेंटर्स में जो सुविधाओं की कमी को इस बीच में देखा गया है, जिसमें आगजनी की भी घटना आई, उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो गया था कि इस तरह की गाइडलाइन जारी की जाए। राज्य सरकारों को देखना है कि ये गाइडलाइन मुकम्मल तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रभावी तौर पे लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें कोई भ्रामक खबर कोचिंग वाले नहीं दे सकते हैं। जब परिस्थिति कोई ऐसी आगजनी की आए तो एग्जिट प्लान, वहां से निकलने का रास्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो। कोई मेंटल प्रेशर कोचिंग संस्थान वाले बच्चों पर नहीं बना सकते। बच्चा अगर चाह रहा है कि कोचिंग में दाखिला के बाद वो निकलना चाह रहा है, उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो 10 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थान वालों को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है, सिर्फ यही नहीं, अगर वो वहीं पर फूडिंग लॉजिंग की भी बात है तो वो पैसा भी कोचिंग संस्थानों को लौटाना होगा। जो भी टीचर्स या फैकल्टी होंगे उनको लेकर भी इसमें दिशा निर्देश है और ये सीधे तौर पे कहा गया है कि आपको अपनी वेबसाइट पे अपनी फैकल्टी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। और ये यहाँ पर ये भी समझना है कि लगातार जो मेंटल स्ट्रेस बच्चे फील कर रहे थे कोचिंग में पढ़ने के दौरान, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। और उस काउंसलिंग की जानकारी उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि किस किस वक्त पे इस तरह की जानकारी, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर करवाई जा रही है। अगर ये चीज़ें कोचिंग संस्थान वाले जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये सीधे तौर पर उन कोचिंग संस्थानों पर ये गाइडलाइन लागू होने वाली है जो 12वीं के बाद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों का दाखिला लेते हैं। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस बीच में जो आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही थी स्ट्रेस की वजह से, या कुछ एक जगहों पर आगजनी की भी घटना आई कोचिंग संस्थानों में, उसके बाद ये शिक्षा मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है, अहम कदम उठाया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात छात्रों की चल पड़ी है, बात शिक्षा की चल पड़ी है, तो उसी से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं जो आपको शायद सोचने पर मजबूर कर दे। यह है शिक्षा का मुद्दा। आज हम यहाँ स्कूली शिक्षा की बात करेंगे, जिससे जुड़ी एक ताज़ा रिपोर्ट कई बड़े सवाल हमारी शिक्षा जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े करती है। जैसे 14 से 18 साल के करीब 1/4 ग्रामीण छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी क्लास के पाठ को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। यानी अगर आप 14 से 18 के हो गए हैं और अगर आप ग्रामीण इलाके में पढ़ाई की आपने, तो आप दूसरी सेकंड क्लास का जो लेसन है उसको भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी आपके अंदर इतनी कम पढ़ने की क्षमता है, आपकी बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाया है। इसके अलावा इसी आयु वर्ग के 42.7% अंग्रेजी के वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं। यानी आप 14 से 18 साल के हो गए हैं। बहुत से लोग तो इस उम्र में आके नौकरी करने का सपना देखते हैं, खासकर रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, जबकि वो कथित तौर पर शिक्षित हैं। ऐसे कई नतीजे हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER सर्वे में, जिसे कल जारी किया गया है। प्रथम फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 14 से 18 साल के बच्चों की पढ़ाई पर सर्वे किया जाता है। इस बार देश के 26 राज्यों के 28 जिलों के 34,745 बच्चों को इस सर्वे में शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 14 से 18 साल के बीच के 86.8% बच्चों ने स्कूल या कॉलेजों में दाखिला लिया है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत घटता जाता है। जैसे 14 साल के 96.1% बच्चों का स्कूल में दाखिला है, लेकिन 16 साल के ये दाखिले के बच्चे जो हैं वो 89.1%, यानी करीब करीब 7% का गिरावट हो गई। 18 साल तक आते आते ये गिरकर 67.4% पर दाखिले आ जाते हैं। यानी किस हद तक बच्चे जो जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती जा रही है, पढ़ाई में वो छूटते जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान ये आशंका थी कि कई बच्चे लंबे समय के लिए स्कूलों से बाहर हो जाएंगे,
लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये डर ठीक नहीं है, बल्कि यह स्थिति तेजी से बेहतर हुई है। इसके पीछे सबको शिक्षा के अधिकार से जुड़ी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर को लेकर कई गंभीर सवाल इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं। इसी के मद्देनजर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने भोपाल के एक सरकारी स्कूल पहुंचे और वहां से ये जमीनी रिपोर्ट फाइल की है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्यों इतना चिंतित करने वाला है। ये भोपाल के रोशनपुरा की प्राथमिक शाला है और यहाँ मैं लगातार तीसरे साल आ रहा हूँ। मेरे कैमरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। इस प्राथमिक शाला में पहली से 5वीं तक की कक्षा लगती है और ये एक कमरे में ही सारे बच्चे पहली से 5वीं तक के अलग अलग बोर्ड हैं। 3 सालों से हमने सरकार को बताने की कोशिश की है कि 1 से 5वीं तक के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बावजूद यहाँ के शिक्षकों की उपस्थिति में कभी कोई कमी नहीं आई, लगातार इनको पढ़ा रहे हैं। ये इकलौती ऐसी वजह नहीं होगी जो असर की रिपोर्ट यानी जो वार्षिक शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट होती है, जिसके मुताबिक देश में 14 से 18 साल के लगभग 1/4 युवा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कक्षा 2 तक के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते और कम से कम 42.7% अंग्रेज़ी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। आपके पास अंग्रेज़ी की किताब है? ये तीसरी के बच्चे हैं ना? अच्छा, आप अंग्रेज़ी की किताब निकालेंगे? हाँ, आप निकाल लीजिए। क्या नाम है बिटिया आपका? आपका नाम? अयान। अयान। आपका बिटिया क्या नाम है? पीहू। पीहू। पीहू से तो मैंने बात की थी पिछले साल भी, है ना पीहू? पीहू अब तीसरी में आ गई। कुछ अंग्रेजी में पढ़ के दिखाओ अयान। ये कुछ पढ़ के दिखाओगे? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है अयान? डरो मत, मुझे बताओ ना क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आई एम। क्या लिखा है? आई एम। हाँ, आगे? यू आर। इसको नहीं आती? आपको आती है? थोड़ा आप पढ़ के बताइए पीहू। हाँ, पीहू से मैंने पिछले साल बात की थी, इनकी आवाज़ भी बड़ी मीठी है। बेटा क्या लिखा हुआ है ये? हेलो आई एम सविता। हेलो आई एम बाला। हेलो आई एम आरिफ। वेरी गुड। हेलो आई एम अस्मा। हेलो आई एम भोला। हेलो आई एम सचिन। बेटा ये डेज ऑफ द वीक बताइए। आप पीहू आप पढ़िए। नहीं पढ़ पा रही हैं आप? आई एम। हाँ। दिस। हाँ। आई एम द फर्स्ट ऑफ ऑल द डेज। आई एम द फर्स्ट डेज। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, अरहम। अरहम। और कौन सी क्लास में हो आप? चौथी में। अंग्रेजी की किताब है आपके पास? हाँ। दिखाइए जरा। अभी क्या पढ़ रहे थे आप लोग? गणित पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे? वो लिख रहे थे। अरे किताब तो पूरी फाड़ दी आपने। अच्छा, आपका नाम? आबिद। आबिद। अंग्रेजी अच्छी लगती है? अच्छा, यस। तो आप ये पढ़ के बताइए मुझे क्या लिखा है? द चिल्ड्रन कॉल हाँ। कम इन किट्टू नहीं कालू लिखा हुआ। कालू। हाँ। इट्स फन। इट्स फन इन वाटर। अच्छा, ये चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन का मतलब कूदना है। चिल्ड्रन का मतलब? अरे मत बोलो, क्या बोला तूने? फिर से बोलो, जल्दी बताओ क्या बोलता है? कूदना। कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इन बच्चों की क्षमता पर, बौद्धिक क्षमता पर, अंग्रेज़ी भी एक भाषा है, हो सकता है किसी भाषा में बच्चे ठीक अपने आप को सहज ना माने और किसी और विषय में ये बहुत अच्छे हों। क्या गणित में भी परेशानी होती है? नहीं। तो 7 का पहाड़ा बताओ। 7 एकम 7 7 दूनी 14। आपका नाम? अमोल। अमोल। आपको क्या अच्छा लगता है? गणित। तो आप 8 का पहाड़ा बता दो। 8 एकम 8 8 2 16 8 के 24 8 को 36 8 5 40 8 4 48 8 2 56 8 9 72 8 9 80। बहुत बढ़िया। और अंग्रेजी अच्छी लगती है? अंग्रेजी नहीं लगती। ये तो कह रहा है चिल्ड्रन मतलब कूदना होता है। क्या होता है चिल्ड्रन मतलब? आबिद आपका दोस्त कहता है चिल्ड्रन मतलब कूदना होता है। डॉग। है? डॉग।
एक कमरे में 5वीं तक क्लास, कोई खेल का मैदान नहीं, वही मध्याह्न भोजन। फिर भी शिक्षकों को शिकायत नहीं है, आते हैं, पढ़ाते हैं। मुझे यहाँ 15-16 साल हो गए हैं, तो हम लोग अब उस व्यवस्था से थोड़ा पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन अब वो तो एक मतलब बिना बताए समझ रहे हैं कि भाई एक हॉल में 5 क्लास लग रही, तो समस्याएं तो होंगी। लेकिन हमारे शिक्षक साथी बहुत मेहनत करते हैं और मतलब बहुत उससे पढ़ाते हैं, तो अभी हम लोग आदतन हो गए इसको पढ़ाने। जैसे हमने तीसरी के बच्चों से भी बात की, कुछ बच्चे कुछ अक्षर पहचानते हैं, तो क्या अंग्रेजी और गणित को लेकर खासी दिक्कत होती है क्या बच्चों में? हाँ, इंग्लिश और गणित को लेकर होती है, लेकिन बच्चे मुझे लगता है हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी बहुत जल्दी सीखते हैं। जल्दी सीखते हैं। हाँ। 3 सालों से हम स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। राजधानी में राजभवन के पीछे है। सरकार का जवाब है वो लगातार बैठक कर रही है। मतलब अगर हम लगातार बैठ रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार की बिल्कुल ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि जो जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसमें सबको सर्वश्रेष्ठ करके देना है। तो मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं को भी हमें पूरा करना है और जो एक सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे डिपार्टमेंट की, उसको समाज की बेहतरी के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे प्रदेश के नागरिक हों, उनको हमें बेहतर करके देना है। असर की रिपोर्ट बताती है ये बैठकें कितनी बेअसर हैं। 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट ने खुद बताया था कि मध्य प्रदेश में 2357 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। राज्य में 8307 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये राजधानी का स्कूल है, बावजूद इसके इस स्कूल को अभी तक इसका भवन नहीं मिला है। फिर भी रोज़ाना यहाँ शिक्षक आते हैं, 1 से 5वीं तक के क्लास लेते हैं, जो भी उनके लिए संभव है वो यहाँ करते हैं। बच्चों का एक स्तर है अलग अलग भाषाओं को लेकर। जैसे हमने पीहू अब बड़ी हो गई है, पिछले दफ़े भी उससे बात की थी, वो अपने कुछ विषय में अच्छी है। कुछ ये बच्चे आबिद हों चाहे दीपक हों, अपने कुछ अलग अलग विषयों में अच्छे हैं। और जो कम से कम स्कूल की न्यूनतम ज़रूरतें होती हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो इन बच्चों का स्तर भी दूसरे बच्चों के समान ही, खास करके कई निजी स्कूलों के बारे में बात होती है, तो वो उठाने में कम से कम सहायक तो ज़रूर हो सकती है। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। अनुराग द्वारी की ये ज़मीनी रिपोर्ट साबित करती है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्यों दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सरकारी व्यवस्था जिस तरीके से सुस्त है, अगर शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा तो और क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के वडोदरा से एक और महत्वपूर्ण खबर। वडोदरा की हरिणी झील में स्कूली बच्चों से भरी एक नाव पलट गई है। हादसे में अब तक 6 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका है। नाव में स्कूल के छात्र और शिक्षकों समेत 27 लोग सवार थे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 10 लोगों को बचा लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी वडोदरा इस मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। खूब दुखद અને અકસ્માત ગોઝારી ઘટના બની છે। જે પણ ઘટના બની એ ખરેખર ખૂબ દુઃખદ છે। જે બાળકો અથવા તો જે લોકો એમાં એક્સપાયર થયા છે, ડેડ બોડી આપણે હાથમાં આવી છે અને સાથે આપણે રેસ્ક્યુ પણ 10 જણને કર્યા છે। કે આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર જે પણ કોઈ કસૂરવાર હશે અથવા તો નિગ્લિજન્સી આપણી ધ્યાનમાં આવશે तो तरत ज सरकार खूब गंभीरताथी, आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे पण खूब गंभीरताथी आ विषय लीधो छे। एटले जरूरी तमाम सूचनाओं वहीवटी तंत्रने आपी दीधेल छे। और अब एक ट्रेन टीटीई की दादागिरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तहत बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में आज की ये तस्वीरें देखिए। एक रेल यात्री बिना टिकट सफर कर रहा था तो टीटीई ने उसे जिस तरीके से पीटना शुरू किया, वो बहुत ही परेशानी की तस्वीरें सामने। टीटीई को जैसे ही पता चला कि यात्री के पास टिकट नहीं है, उसने सीधे उसे पीटना शुरू कर दिया। सर मेरा कोई गलती, सर मेरा कोई गलती, टिकट दोगे? सर मेरा पास टिकट दोगे तुम? मेरे पास टिकट नहीं होता था सर। अरे इस पूरी वारदात का जब वीडियो एक दूसरे यात्री ने बनाया तो उस टीटी की हिमाकत देखिए। उसने वीडियो बनाने वाले उस व्यक्ति को भी मारने की कोशिश की।
उससे पूछा जा रहा था टीटी से, इसके ऑडियो में सुना जा सकता है, क्या मार क्यों रहे हैं, फिजिकल क्यों हो रहे हैं। खबर आई है कि टीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब एयरलाइंस में एक व्यक्ति मुक्का मारे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसको अरेस्ट किया जाए, और जब टीटी यात्री को मारे तो उसके खिलाफ सिर्फ सस्पेंशन हो, पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं। इन दिनों आए दिन ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जिनमें युवाओं को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मौत हो रही है। कोई जिम में है तो कोई खेल रहा है, दिल के दौरे का अचानक शिकार हो जाता है। कोई खड़े खड़े अचानक गिर जाता है, कोई पार्टी में है, कोई शादी में है, डांस करते करते अचानक दम तोड़ देता है। खास बात है कि ऐसे कई मामलों में शिकार वो युवा हो रहे हैं जो देखने में ठीक लगते हैं, फिट लगते हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं से लोग काफ़ी हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। आज भी ऐसी एक घटना सामने आई। आज की ये घटना इंदौर की है। इस घटना का वीडियो देखिए आप। एक कोचिंग क्लास चल रही थी, तमाम बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, ये छात्र भी कोचिंग क्लास में बैठा हुआ था और अचानक इसको कुछ होता है। ये क्लास में बैठे बैठे आगे की तरफ झुकता है और फिर अचानक अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और फिर उठता ही नहीं है। उसे दिल का दौरा पड़ा था जिससे उसका निधन हो गया। 18 साल के लड़के को क्लास में ही दिल का दौरा पड़ा। ये वाकया इंदौर का है। ये पूरा वाकया कोचिंग क्लास की 32 सेकंड की सीसीटीवी क्लिप में मौजूद है। छात्र माधव भरी हुई क्लास में बैठा अपनी किताब में देख रहा है। अचानक वो डेस्क की तरफ झुक गया, बेचैन सा दिखा। उसके पास बैठा छात्र भी झुका और माधव की पीठ को जोर से सहलाया और इसके बाद शिक्षक का ध्यान खींचा। कुछ सेकंड बाद माधव पूरी तरह से गिर गया, डेस्क से स्लिप हुआ और फर्श पर गिरा। दूसरे छात्र मदद के लिए दौड़े। माधव को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। एकदम से चक्कर आए, टेबल पे गिरा। तत्काल 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। फिर 10 मिनट का रिपोर्ट आई कि डेथ हो गई, बोले डॉक्टर ने। बैठे बैठे उसको शायद बेसुध हो गया था। वो बेसुध होने के बाद उसको अस्पताल लेके आए थे, ये एप्पल हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। माधव की मौत ने एक बार फिर साइलेंट हार्ट अटैक की तरफ सबका ध्यान खींचा है। पिछले कुछ हफ्तों में अकेले इंदौर में ही कम से कम 4 लोगों की साइलेंट हार्ट अटैक से जान गई है। नौजवानों में दिल के दौरे का बढ़ता खतरा जीवन शैली की वजह से है। ज्यादातर ऐसा तनाव की वजह से है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अचानक से होने वाली मौतों के 56,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो उसके पहले वाले साल की तुलना में 12% ज़्यादा था और इसमें भी 57% मामले हार्ट अटैक से जुड़े थे। इंदौर में अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग भारी, एनडीटीवी। ऐसी कई घटनाएं और भी सामने आई हैं। जैसे आपको तस्वीर दिखाते हैं, 11 जनवरी को ही नोएडा में 36 साल के एक युवा इंजीनियर विकास नेगी की क्रिकेट खेलते हुए अचानक मौत हो गई। वो पिच पर रन लेने के लिए दौड़ रहे थे कि अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत ही करीब के जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वजह बताई गई दिल का दौरा। युवाओं के साथ आए दिन ऐसे हादसे क्यों दिख रहे हैं, इस पर हमने बात की मेदांता अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश कपूर से। कोविड एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। कोविड की वजह से जिनको कोविड हुआ उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज हैं, जिन्होंने हार्ट के मसल के लिए भी वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं एंटीबॉडीज, और हार्ट मसल को ज्यादा सेंसिटाइज करती हैं रिदम प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे सडन डेथ हो सकती है। बट सिर्फ वही कारण नहीं है। कोविड एक फैक्टर है, बट इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल इशू। पोल्यूशन, कोविड, द हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस इन द यूथ, highly ambitious lifestyle which our youth is actually heading towards, ये सब मल्टीफैक्टोरियल कारण बनता है एक हार्ट को हमेशा अनरेस्ट में रखने का। तो हार्ट हमेशा अनरेस्ट में है और उसी अनरेस्ट के चलते कहीं ना कहीं उसको ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग रिदम प्रॉब्लम्स होता है, जिससे सडन कार्डियक डेथ बहुत तेज गति से बढ़ रहा है यूथ के अंदर। इससे बचने का समाधान एक ही है, हमें सबको, यूथ को और 30-40 साल जितने भी व्यक्ति हैं इस उम्र के, उनको लाइफस्टाइल बहुत बेहतर करना होगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, सिगरेट स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें,
बट उसके ऊपर बहुत जरूरी है अपने आप को एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए चेक करें, क्या वो हार्ट डिजीज से या सडन कार्डियक डेथ के लिए वल्नरेबल तो नहीं है। अब वो कैसे हो सकता है? हम लोग पहले मानते थे सिर्फ 50 के ऊपर ही हमें स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए जिसमें सीटी कॉरोनरी एंजियो आता है, बट आजकल जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं सीटी कॉरोनरी एंजियो, द थ्रेशोल्ड एज शुड बी मच लोअर, रादर आई वुड से 30 साल 25 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को अपना एक हार्ट का हेल्थ देखने के लिए एक सीटी स्कैन एंजियो वाला करना चाहिए, ताकि उसको पता चले क्या कोई 40% 50% का ब्लॉकेज अंदर इनहेरिट कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो सडन कार्डियक डेथ का कारण हो सकता है। तो और ज्यादा जरूरत है उनको अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब का। देन दे हैव टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे शुड लीव, ईदर whether they should be into a very stressful job, जो मार्केटिंग जॉब्स हैं बहुत स्ट्रेसफुल मानी जाती हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स, तो उनको ये सोचने का जरूरत है अगर वो व्यक्ति सडन कार्डियक डेथ को वल्नरेबल है तो किस तरह का जॉब प्रोफाइल चुने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो रहा है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस भव्य आयोजन के एनडीटीवी के महाकवरेज भी उसका हिस्सा बना है। टीवी सीरियल रामायण के सियाराम, अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया एनडीटीवी नेटवर्क पर राम कथा सुनाएंगे। साथ ही रामायण क्विज में रोज आपसे सवाल भी पूछेंगे। आप हमें अपने जवाब व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता के नाम का ऐलान होगा हर रोज रात 9 बजे सिर्फ एनडीटीवी पर। जानिए आज के सवाल और उसके विजेता कौन है। आज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान राम के दादाजी का नाम क्या था, और उसका उत्तर है अज। तो आज की विजेता हेमा दीक्षित जी को बहुत बहुत बधाई हो और सही जवाब देने के लिए। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया देखते रहिए, सवाल सुनिए, जवाब भेजिए। रात 9 बजे हम विजेता के नाम जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि।